फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए रिटेल मैनेजमेंट L4 ट्वेल्थ क्लास का यूनिट 1 का वीडियो आज लेके आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिट 1 जो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, इसके जो सेशन है उनके बारे में आप कुछ हद तक सही जानकारियां या कुछ हद तक आप उनको समझ पाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 1 जो हमारा है L4 में रिटेल मैनेजमेंट में, वो आपका है एडवांसेज इन रिटेलिंग। और एडवांसेज इन रिटेलिंग के अंदर जो हम 4 चैप्टर हम जो सेशन कंप्लीट करेंगे, वो आपका फर्स्ट सेशन है रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और सेकंड सेशन जो हम इसमें पढ़ेंगे रिटेल रिसर्च। थर्ड सेशन जो हम इसमें पढ़ेंगे रिटेल स्ट्रैटेजी। और फोर्थ सेशन जो हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। तो इस प्रकार से हम आज जो है फर्स्ट सेशन को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपको इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेशन जो हमारा है रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में दोनों ही भाषाओं का प्रयोग मैंने किया है, इंग्लिश और हिंदी। आप कोई भी एक भाषा को इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो अधिवेशन 1 खुदरा संगठनात्मक संरचना, ये हमारा चैप्टर का नाम है, सेशन का नाम है। ये क्या है, इसको समझने से पहले हम जो है पहले रिटेलिंग क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। रिटेलिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व ऑल द स्टेप्स इन विच अ प्रोडक्ट रीचेज टू द फाइनल कंज्यूमर आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। मतलब कि रिटेलिंग एक आर्थिक गतिविधि है। इसमें वो सारे चरण शामिल किए जाते हैं जिसके द्वारा एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद, उसकी प्रोडक्शन के बाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। वो सारे चरण रिटेलिंग में शामिल किए जाते हैं, जो कि आपने पढ़े हैं पहले भी और आपको मालूम है। तो आगे हम देखते हैं कि संगठन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले संगठन को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो संगठन क्या है, ये आपको मैं यहाँ से समझाना चाहूँगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस, क्लब एट्सेट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव पर्टिकुलर गोल। संगठन विशेष प्रायोजन से किसी व्यापार, क्लब आदि को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि संगठन उसे कहते हैं जिसमें व्यक्तियों का समूह, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर इकट्ठे एक कॉमन गोल के लिए आते हैं, एक संगठन या एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं, तो उसे हम संगठन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे खुदरा संगठनात्मक संरचना। जब संगठन तैयार किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो खुदरा संगठनात्मक संरचना क्या है? रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल सिस्टम through which a retail firm assigns tasks, functions, policies, resources, authority, responsibilities, and rewards to achieve its goals and satisfy the needs of its target market. यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन के कार्यों का आवंटन, समन्वय, पर्यवेक्षण सही तरह से हो, ताकि जो भी संगठन के लक्ष्य है, जिसके लिए संगठन को व्यवस्थित किया गया है, उस लक्ष्य को पूरा कर सके तथा उनके जो टारगेट मार्केट है, उनके जो लक्षित बाजार है, उसको संतुष्ट किया जा सके। तो ये रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का अर्थ या मीनिंग हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं, बताया गया कि ये संगठनात्मक संरचना होती है। अब जो इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैंने डाला है, जिससे कि आप इसको और बेटर समझ सकते हैं कि जब एक संगठन को व्यवस्थित किया जाता है, लोगों के द्वारा संगठन को शुरू किया जाता है, तो उस प्रकार से कैसे उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, कैसे विभागों को आगे बांटा जाता है। ज़्यादातर ये देखा गया है, जो हमारे बड़े स्टोर्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में आपने पढ़ा है, सुपर मार्केट के बारे में आपने पढ़ा है, और आपने हाइपर मार्केट के बारे में पढ़ा है। ये जो बड़े स्टोर्स हैं, इनमें जो है इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आप चार्ट में देख रहे हैं शेयर होल्डर्स आते हैं। शेयर होल्डर्स आते हैं जो मिलकर अपना अपना शेयर एक कंपनी में डाल के उसको शुरू करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो शेयर होल्डर्स में से भी होते हैं, जो कि उसके बाद डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं। और डायरेक्टर के अंडर ही सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, वो डायरेक्टर उसका हेड होता है।
उसके बाद आप नीचे इसमें देखेंगे, इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि डायरेक्टर के अंदर यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट को कैसे बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा प्रोडक्ट का निर्माण करना और उसकी क्वालिटी, उसका मेंटेनेंस और उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना। टेक्निकल डिपार्टमेंट यहाँ पे है जिसका काम होगा प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करना, या उसके लिए प्रोडक्ट के लिए कोई रिसर्च और डेवलपमेंट और करना है, वो काम करना टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम होगा। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिटेल में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्ट को बनाने के बाद लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना, प्रमोशनल एक्टिविटी के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और दूसरे तरीकों के द्वारा। वो काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है ग्राहकों की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, क्या ग्राहकों की क्वेरीज हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनका निपटान करना, ये कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है स्टाफ को रिक्रूट करना, उन स्टाफ को ट्रेनिंग देना या उनको कोई बेनिफिट्स या रिवार्ड्स देना, वो सारा काम जो है ह्यूमन रिसोर्स। तो इस प्रकार से इस चार्ट से हम समझ पाए कि रिटेल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट या स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार किया जाता है। इस प्रकार से डिपार्टमेंट्स का विभागीकरण किया जाता है। तो वही इसमें रिटेल स्ट्रक्चर में आगे संरचना बताई गई है, जो हमने अभी चार्ट के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से इसमें जो है शेयर होल्डर होते हैं, जिसमें कि आपका सीईओ, प्रेसिडेंट, ओनर्स हैं। स्टोर ऑपरेशन में आपका मैनेजमेंट आता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपका जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आता है। एंड उसके बाद मर्चेंडाइजिंग में आपका प्लानिंग, बाइंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल आता है। ह्यूमन रिसोर्स में आपका पर्सनल से रिलेटेड सारा काम होता है। अलग अलग काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सौंपे जाते हैं। इसी इसी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना। उसके बाद संगठनात्मक संरचना के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। जब हम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए हमें कुछ एक गाइडलाइंस हैं, कुछ मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो वो क्या है, वो नीचे यहाँ पे बताई गई है। नंबर 1 है फुलफिलिंग नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट। जो आपके लक्षित बाजार हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। ग्राहक सेवा के लिए हमारे पास उचित स्टाफ का प्रबंध होना चाहिए। पर्सनल शुड बी नॉलेजेबल एंड कर्सियस। आपका जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, वो आपका ज्ञानवर्धक तथा शिष्टाचारी होना चाहिए, उसको बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। और स्टोर फैसिलिटी शुड बी वेल मेंटेन। स्टोर में सुविधाओं की अच्छी देखरेख होनी चाहिए। नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो दूसरा एक गाइडलाइंस हैं कि जब आप स्ट्रक्चर को तैयार करें तो ये बातें ध्यान में रखने वाली है। पोजीशंस आर चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग एडुकेटली। जो भी कर्मचारी है वो अपने पद के अनुसार वो अपने पद से संतुष्ट हो और वहाँ पे लोगों को संतुष्ट करने के लिए सक्षम हो। और उनके लिए, कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उनको अगले पद पे प्रमोट करने के लिए, अगले लेवल पे जाने के लिए उनको प्रमोशनल प्रोग्राम भी होना चाहिए, ताकि उनका जो मोराल है वो हमेशा हाई रहे और वो अच्छे काम करें। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ का जो है निर्णय लेने में कर्मचारियों का योगदान होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे हम इसमें देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक है कि जब हम एक संगठन को शुरू करते हैं या उसके लिए स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें कुछ एक कारकों का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे उस स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कारक बताए गए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 है स्कोप एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस। जो आपका कार्यक्षेत्र का दायरा है वो क्या है, पैमाना जो है वो कितना बड़ा है। जैसे कि स्थानीय स्तर का है, राजकीय है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय है। उसके अनुसार आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उसके अनुसार आपका स्टाफ रखा जाएगा, उसके अनुसार ही आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक है, फैक्टर है जो आप प्रभावित करता है। दूसरा है टाइप्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट सोल्स। बेचे जाने वाले उत्पादों के प्रकार और प्रकृति पर भी हमारा जो है और संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, वो हार्ड गुड्स है, सॉफ्ट गुड्स है, वो नेचर क्या है, प्रोडक्ट का प्रकृति क्या है, ख़राब होने वाली है, पेरिशेबल गुड्स है, नॉन पेरिशेबल गुड्स है। तो उससे भी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है। तीसरा है टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि आपने जो है कितने विभागों का आपको निर्माण करना पड़ रहा है, कितने डिपार्टमेंट्स आपको बनाने पड़ रहे हैं, उस प्रकार से आपको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके अनुसार भी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रभावित होता है।
और उसके बाद आपका है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरी फ्रॉम वन रिटेलर टू अनदर। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक रिटेलर और दूसरे रिटेलर के अनुसार अलग अलग होता है। वो अलग अलग रिटेलर के जो है संगठनात्मक संरचना होती है। हो सकता है किसी सभी रिटेलर की समान ना हो, उनका अपने अनुसार वो उस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, संगठनात्मक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा संगठन है उसका जो वातावरण है वो कार्य करने के अनुकूल होना चाहिए, ताकि वहाँ पे सब सही से मिलजुल कर काम करें और उनका जो एक कॉमन गोल है उसकी पूर्ति कर सके और अपने जो टारगेट मार्केट है उसके लक्ष्य उनको संतुष्ट कर सके, उनकी ज़रूरतों को। अब ऐसे कौन से कारक है जो कि उस वातावरण को, जिस वातावरण में काम वर्क कल्चर हो रहा है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे कि हमारा जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो आपके जो कारक है वो नंबर 1 है स्टेबल एनवायरनमेंट। जो स्थिर वातावरण होता है इसका ज़्यादातर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट है वो ज़्यादातर प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इसके कारण बहुत कम चेंजेस इसमें होते हैं, तो इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा है अनस्टेबल और वोलेटाइल एनवायरनमेंट, अस्थिर वातावरण। इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर आपको आपके जो मार्केट है, आपका जो एरिया है, वहाँ पे सडन कोई एक कॉम्पिटिटर आपका आ जाए, उसके कारण आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। या आपका जो प्रोडक्ट है उसमें बार बार जो है डैमेजेस आ रहे हैं, ख़राबी हो रही है और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी आपका जो वर्क कल्चर है या ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है वो भी आपका प्रभावित करेगा। तीसरा है टेक्नोलॉजी चेंजेस। जो भी आज के समय में प्रौद्योगिकी चेंज होता है तो आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस अनुसार ढालना पड़ता है। जैसे कि रिटेलिंग में आजकल कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, बार कोडिंग एंड स्कैनिंग का यूज़ हो रहा है, तो आपको उसको अपनाना पड़ेगा। उसके कारण भी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभावित किया होता है वातावरण। उसके बाद आपका है फ्लेक्सिबल डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लचीला और गतिशील संगठन बनाना पड़ता है कि जब जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप उसको ढाल सके, उस अनुसार आप काम कर सके। और लास्ट है डिफरेंशिएशन, भेदभाव। जो कि कई बार जब आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, स्टाफ के बीच में, उनमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव आ जाता है। भेदभाव की जब ये समस्या उत्पन्न होती है तो उसके कारण भी जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रभावित होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में सही ढंग से काम नहीं हो पाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, ये हमने सेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने इसमें कवर किया। अब लास्ट में हम जो है जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर के वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ रिटेलिंग, what do you mean by organization, factors influencing organizational structure, list out the factor which affects organizational environment, explain the guidelines for organizational structure, draw a retail enterprise chart। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, आप इनको वहाँ से किसी भी एक लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेशन हमारा था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सेशन का बनाएं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन वीडियो के माध्यम से इन चैप्टर को समझाया जा सके। तो आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।